Hello everyone, welcome to Bansal Academy coaching classes. So welcome to the physical chemistry class. Physical chemistry की इस क्लास में we are going to discuss the chapter chemical kinetics. हम chemical kinetics का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं that is complex reactions. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टडी करने से पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की थोड़ी इंट्रो ले लें. केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली आप रिएक्शन का रेट क्या होगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हो कि रिएक्टेंट कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कितने टाइम में, कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है कितने टाइम में. दिस ऑल यू विल स्टडी इन द केमिकल काइनेटिक्स. बेसिक्स में आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ लेते हो, है ना. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. These complex reactions are of two types. One are the series reactions. Second one are the parallel reactions. इन दोनों रिएक्शन में से भी जो हमें डिटेल में स्टडी करनी है आज की क्लास में, दैट आर पैरेलल रिएक्शंस. कौन सा टॉपिक डिटेल में स्टडी करना है? पैरेलल रिएक्शंस. तो पहले समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या है. अब तक आपने पढ़ा होगा कि कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ टू गिव द प्रोडक्ट सी. ओके, ठीक है. या फिर कोई सिंगल रिएक्टेंट है, डिकम्पोज हो रहा है बी प्लस सी. इस तरीके से कुछ पढ़ते हो, है ना. बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम दो स्पेशल कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हैं. वन आर द सीरीज रिएक्शन, सेकेंड वन आर द पैरेलल रिएक्शंस. तो स्टार्ट करते हैं सीरीज रिएक्शन से. सीरीज रिएक्शन क्या होती है? सीरीज या फिर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस. मान लो कोई रिएक्टेंट है ए, इट इज गिविंग यू प्रोडक्ट बी, और इस टाइम पे, इस रिएक्शन के टाइम पे यू आर हैविंग रेट कांस्टेंट K1. ओके, देन ये बी डिकम्पोज हो रहा है टू गिव यू सी, एंड इस टाइम पे जो आपके पास रेट कांस्टेंट है दैट इज K2. क्या किया? मेरे पास एक रिएक्टेंट था A, उसने डिकम्पोज किया और फर्दर आपको क्या मिल गया? B. एंड इस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का दैट इज K1, और उसे B के आगे फर्दर रिएक्शन हो रही है, वो किसी और में रिएक्ट कर रहा है टू गिव C, और इस टाइम पे रेट कांस्टेंट है K2 एंड सो ऑन. तो ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस जब होती हैं, एक रिएक्टेंट से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा एंड सो ऑन, उस वाली रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो? सीरीज या फिर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस. नेक्स्ट आती है पैरेलल रिएक्शंस, जिसे मेरे को पढ़ना है डिटेल में. पैरेलल रिएक्शंस में सीरीज में क्या होता है? एक से स्टार्ट किया, आगे की आगे सीरीज चलती जाती है. पैरेलल में एक से स्टार्ट करोगे, साइमल्टेनियसली दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल. लाइक ये एंड ये. ए रिएक्टेंट है आपके पास, इससे कोई प्रोडक्ट बी भी बन सकता है विद द रेट कांस्टेंट K1, और इससे कोई प्रोडक्ट सी भी बन सकता है विद द रेट कांस्टेंट K2. तो कैसे कैसे हुआ ये, कैसे है, क्या है पैरेलल रिएक्शंस, इसको अब हम पढ़ते हैं डिटेल में. तो हियर आर पैरेलल रिएक्शंस. मैंने कहा ए, लेट अस से मैंने कोई रिएक्टेंट लिया ए, इट इज गिविंग यू द प्रोडक्ट बी. ये आपको कोई प्रोडक्ट बी बन दे रहा है, कोई मैकेनिज्म प्रॉपर फॉलो हो रहा है जिसके लिए रेट कांस्टेंट है K1. एट द सेम टाइम ये कोई साइड रिएक्शन कर रहा है मान लो, या कोई दूसरा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है जिसकी हेल्प से रेट कांस्टेंट आ रहा है K2, एंड यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट C. तो क्वेश्चन है, A से B भी बना, C भी बना विद द डिफरेंट रेट कांस्टेंट एंड डिफरेंट पाथवेज, और आई विल से डिफरेंट मैकेनिज्म्स. ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शंस. अब पैरेलल रिएक्शंस में अगर मैं बोलूंगी K1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K2, अगर ये मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन है ये फास्ट होती है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट आ रहा है वो ज्यादा है, इट मींस B इज द मेजर प्रोडक्ट. तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? B. बट एट द सेम टाइम अगर ये C कैसे बनेगा? K2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K1. K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा है. अगर K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा है उस टाइम पे C इज मेजर. अगर
ये वाला स्टेप फास्ट हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन मेजर बनेगी? सी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करनी है। इसका ऑर्डर फाइंड मतलब लाइक रेट लॉ फाइंड करना है, डेरिवेशन एक्सप्लेन करनी है, तो करें वहां से स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट पैरेलल रिएक्शंस। अगेन आई एम टेकिंग द सेम, you are having a reactant A which is giving you B or C with different pathways and rate constant K1 and K2. Let us take at T is equals to 0, that is initially इसके concentration है A0, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन है A0 और इसकी क्या होगी? ऑब्वियसली 0। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, मैंने टाइम स्टार्ट ही नहीं किया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? आफ्टर सम टाइम लेट अस से कि जो A0 है ये कुछ x अमाउंट रिएक्ट कर गया, A0 माइनस x, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t, कि इसकी अमाउंट जो रह जाती है दैट इज A0 माइनस x, और ये कुछ फॉर्म हो गए, लेट अस से ये x फॉर्म हो गया या फिर ये x फॉर्म हो गया, जैसे भी ये अलग रेट कांस्टेंट से, ये अलग रेट कांस्टेंट से। तो इसके लिए मेरे को रेट लो कैसे लिखूंगी? कैसे रेट लिखा जाता है? व्हाट इज रेट? रेट इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई? डिवाइडेड बाय टाइम। रेट लिखने का ये तरीका है ना, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पहले A0 था, अब A0 माइनस x हो गया, तो कितनी कंसंट्रेशन कम हुई? x dx बाय dt। या फिर मैं रेट कैसे लिख सकती थी? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनी, तो प्रोडक्ट भी कितना फॉर्म हो रहा है? x, तो dx बाय dt। तो एक तो रेट में ऐसे लिख सकती हूँ। इन द सेकेंड वे, अगर मेरे को रेट लॉ के फॉर्म में लिखना है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant। ऐसे भी लिखा जाता है ना। अगर मैं उस फॉर्म में रेट लिखूंगी तो मेरा रेट क्या आएगा? रेट इज इक्वल्स टू, अगर तो मान लो आपका ए वाला दिस फर्स्ट स्टेप फॉलो हो रहा है, बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस टाइम पे रेट क्या होगा? K1 A0 माइनस x। और अगर आपका सी प्रोडक्ट बन रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? K2 A0 माइनस x, क्योंकि ये पैरेलल रिएक्शन है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो इट विल बी प्लस K2 A0 माइनस x। तो बेसिकली मैंने क्या किया, रेट लिखने के मेरे पास दो तरीके थे, एक तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के डिवाइडेड बाय टाइम, एक वहां से रेट लिख लिया, सेकंड लगाया रेट लो, क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अब दोनों को करूंगी मैं इक्वेट, तो यहां से आपके पास dx बाय dt इट इज इक्वल्स टू K1 A0 माइनस x प्लस K2 A0 माइनस x, ये बन के आ गया। अब करनी है क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले मेरे को करने पड़ेंगे इनके वेरिएबल सेपरेट। कैसे करूंगी? dx बाय dt, अगर आप यहां से देखो A0 माइनस x इज कॉन्स्टेंट और ब्रैकेट में आ गया K1 प्लस K2। मैं क्या कर रही हूं? x वाले एक साइड पे वेरिएबल सेपरेशन हो रही है, t वाले एक साइड पे, तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन A0 माइनस x इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 dt। तो देख सकते हो आप, x वाली टर्म्स एक साइड पे, टाइम वाली टर्म्स एक साइड पे। दिस इज नोन एज वेरिएबल सेपरेशन। अब ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट के लिए है, तो इसे ज्यादा अमाउंट में करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू? इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी? इंटीग्रेशन। तो करें इंटीग्रेशन। ओके जी, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय A0 माइनस x K1 प्लस K2 dt।
तो कैसे होती है इसकी इंटीग्रेशन? अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्या होती है इस टर्म की इंटीग्रेशन? इट विल बी लॉगरिथम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो जो आपके पास ये टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज a नॉट माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इट विल बी लॉग ऑफ a नॉट माइनस एक्स। पर माइनस एक्स है ना, तो साथ वाला माइनस, माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज -1, वो आएगा डिवाइड में। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? माइनस लॉगरिथम ऑफ ए नॉट माइनस एक्स। और जब सिंपल 1 dt हो, इंटीग्रेशन में कुछ भी ना हो, सिंपल 1 हो, तो इट विल बी सिंपल t। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, 1 की ओनली t। तो ये दो टर्म थी, इसकी इंटीग्रेशन देख ली। और आपको पता है k1 k2 विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 k2 तो कांस्टेंट है, तो इट विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसके इंटीग्रेशन अभी की माइनस ऑफ लॉग a नॉट माइनस एक्स, और साथ में k1 प्लस k2 एज इट इज एज अ कांस्टेंट, और dt की इंटीग्रेशन दैट इज 1 dt की इंटीग्रेशन t, और प्लस में आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी आप विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हो, साथ में आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यू हैव टू अप्लाई व्हाट? यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। निकालना है ना इसकी वैल्यू, तो व्हाट यू हैव टू अप्लाई? यू हैव टू अप्लाई क्या? बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? एट t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 है, वैल्यूज पुट कर देती हूं, माइनस लॉग x, क्या x फॉर्म हुआ? नहीं। a नॉट माइनस 0 इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2, टाइम की वैल्यू 0 प्लस i। तो यहां से दिस पूरी टर्म तो 0 हो गई, i की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? इट विल बी माइनस ऑफ लॉग a नॉट इज इक्वल्स टू i। आ गई i की वैल्यू। अब इस i की वैल्यू को उठा के यहां पे करना है सब्स्टिट्यूट। कर दे फिर सब्स्टिट्यूट, तो इट विल बी माइनस लॉग a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 t प्लस i आ रहा था ना, i की जगह पे मेरे को ये रेट कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस ऑफ लॉग a नॉट, ये आ गया। ठीक है, हो गया। अब क्या कर देना है? वो माइनस का था, इधर ले आती हूं प्लस का करने के लिए, इट विल बी माइनस ऑफ लॉग a नॉट माइनस एक्स प्लस ऑफ, ये उधर टर्म माइनस में थी, इधर ले आई तो प्लस ऑफ लॉग a नॉट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 t। ना लॉग में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लॉग में दो टर्म्स लेते हो माइनस में, लॉग ए माइनस लॉग बी, इट विल बी इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी। अगर आप लॉग में दो टर्म्स माइनस में लेते हो तो इट विल बी लॉग ए अपॉन बी। तो ये टर्म प्लस में पड़ी है, ये टर्म माइनस में पड़ी है ना? तो अगर लॉग में टर्म माइनस में रेसिप्रोकल में चली जाएंगी डिवाइड में, तो इट विल बी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 t। तो यहां से मेरे पास ये क्या बन गया? दिस इज द रेट लॉ फॉर पैरेलल रिएक्शंस। ये क्या बन गया? रेट लॉ। अब अगर मेरे को कैलकुलेट करना है इसमें से टाइम, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगी, k1 प्लस k2 कैलकुलेट करना है उस अकॉर्डिंग, तो इट विल बी
time is equals to 1 upon k1 plus k2. And further, if you want to convert this natural log into log base to power 10, तो क्या करना होता है? Multiply it by 2.303 log base to power 10 a naught upon a naught minus x. This is the concept. ठीक है, तो ये बन गया आपके लिए टाइम के लिए एक्सप्रेशन. तो दिस इज द रेट लॉ फॉर पैरेलल रिएक्शंस. अब व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप में आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट? हाफ लाइफ टाइम. अब मेरे को यहां से हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू निकालनी है. व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन. जब आपका ये ए नॉट हाफ डिकम्पोज हो जाए, दैट इज एक्स की वैल्यू ए नॉट बाई 2 हो जाए, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, उस टाइम आप टाइम को क्या बोलते हो? टी हाफ. तो टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो टी हाफ की वैल्यू कैसे आएगी? टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k1 plus k2 log of a naught upon a naught minus x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? a naught by 2. अब a naught minus a naught by 2 इस टर्म को मैं सेपरेटली यहां पे सॉल्व कर लेती हूं. इट इज log of a naught upon a naught minus half a naught, है ना? a naught I am taking common, it will be 1 minus half. तो 1 minus half क्या होता है आप लोगों के पास? half. तो it will be log a naught by a naught into half. half से half a naught से a naught cancel and this will go upside, so it will be log 2. What is the value of log 2? It is 0.3010. और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, you will get t half is equals to 2.303 0.3010 divided by k1 plus k2. तो t हाफ आप लोगों के पास आ गया 0.693 divided by k1 plus k2. This is the concept. ठीक है, t हाफ आप लोगों के पास क्या आ गया? 0.693 divided by k1 plus k2. अगर आप याद करोगे ना, क्योंकि एग्जाम के लिए डेरिवेशन इज द सेपरेट थिंग, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे. अगर न्यूमेरिकल्स आते हो तो पहले हम डेरिवेशन डिराइव करने तो नहीं बैठ सकते. डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो अलग बात है, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन लर्न करने नहीं बैठ सकते. तो व्हाट इज द ट्रिक? अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका टी का क्या फॉर्मूला आता होता था? टी हाफ का इट इज 0.693 बाई के. ये बिल्कुल सेम है फर्स्ट ऑर्डर जैसा. 0.693 ब्रैकेट में नीचे क्या आ गया? k1 प्लस k2. k की जगह पे क्या आ गया? k1 प्लस k2. तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ लाइफ टाइम. नाउ कमिंग टू इट्स ग्राफिकल पोर्शन. अगर मेरे को इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो कैसे करूंगी? ठीक है, ग्राफ्स. सो ग्राफ के लिए ऑन द एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग टाइम and on the y-axis I am taking concentration, that is A, concentration of reactant. या फिर मैं A भी ना लिख के सिंपल concentration लिख देती हूं. तो A रिएक्टेंट है, A की कंसंट्रेशन, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन A की थी, ये टाइम के साथ कम ही होती जा रही है, कम ही होती जा रही है, कम ही होती जा रही है. तो ऐसा ग्राफ बन गया एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कर्व. अब आप लोग पूछोगे एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कैसे? वैसे तो मैं आगे जाके इसकी डेरिवेशन भी देने वाली हूं कि ए की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में आएगी. ठीक है, ऐसे डिके होती है. या फिर अभी मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ. जैसे मैंने हाफ लाइफ को कंपेयर किया फर्स्ट लाइफ से, है ना, फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन से, सिमिलरली ये सारे फर्स्ट ऑर्डर टाइप ही आते हैं, सारे के सारे.
तो इसको भी अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर टाइप करूंगी तो एक्सपोनेंशियल डिके कर्व। फिर आते हैं बी और सी। बी और सी दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स। अब अगर तो K1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K2, तो विच इज मेजर प्रोडक्ट, बी। तो बी होगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये आई बी की कर्व जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, और दूसरी आई सी की कर्व। बी ऊपर क्यों, सी नीचे क्यों, क्योंकि K1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K2। बट अगर यही कर्व में मैं सेम कंडीशन ले लूं, कंसंट्रेशन हियर, टाइम हियर, ए, तो अगेन ए की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही होगी, उसका कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। बात आती है बी की। अगर K2 ग्रेटर हुआ K1 से तो C मेजर प्रोडक्ट है, तो C वाली कर्व अप साइड और B वाली कर्व डाउन साइड। तो दीज टू आर द कर्व्स। पहला क्या था, अगर K1 K2 से बड़ा है तो B की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू C, B मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और सेकेंड वाली में अगर K2 इज ग्रेटर देन K1 तो C की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी B से, और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये थे ग्राफ्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिराइव करने वाले हैं ए, बी या सी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी एट एनी टाइम टी, यानी कि रिएक्टेंट कितना डिकम्पोज हो गया या प्रोडक्ट कितने बन गए, वो करेंगे अब।